बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्रांसिस बेकन का दूसरा ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन, समरी और एनालिसिस देखेंगे। फ्रांसिस बेकन का तारुफ मैंने पिछली वीडियो में भी दे दिया था। यहाँ पर भी मैं मुख्तसर बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो हर फन मौला इंसान थे, स्कॉलर थे, माहिर कानून थे, पार्लियामेंटेरियन थे, यानी कि सियासतदान थे, ठीक है, तकरीर किया करते थे, साइंटिस्ट थे, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। और उनके जो एसेज हैं उनमें हमें मुख्तसर लफ्ज़ों में बहुत गहरी बातें मिलती हैं। ज़िंदगी के बारे में उनका तजर्बा और तजज़िया जो है वो बहुत डीप था, और वही चीज़ हमें उनके एसेज में मिलती है। बहुत सी कोटेशंस उनके एसेज की आज ज़रबुल मिसल बन चुकी हैं, आज भी कोट की जाती हैं। तो आज हम उनका जो ऐसे देखने वाले हैं वो है ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। इस ऐसे में बेकन डिफरेंसेस हाईलाइट करता है, मैरिड लाइफ में और सिंगल लाइफ में क्या डिफरेंस है वो बताता है, और दोनों के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं वो बताता है। अब बेकन के मुताबिक जो मैरिड लाइफ का एक बर्डन है वो एक इंसान के ऊपर ही होता है कि उसको अपनी फैमिली को रेज़ करना है, उनका टेक केयर करना है, उनके लिए कमाना है। वो टोटली कमिटेड होता है, वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वो सिक्योरिटी फाइनेंशियल भी हो सकती है और तरह से भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि पूरी फैमिली को टेक केयर करना एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरह की जो कमिटमेंट्स हैं वो उसको ज़िंदगी में कुछ और बड़ा कारनामा, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो करने के लिए उसके पास ना हिम्मत और टाइम नहीं छोड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा जकड़ा हुआ होता है कि वो मज़ीद कोई भी बड़ा इंटरप्राइज़ नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरह से उसका दिल जो करने का चाह रहा होता है ना, उसके लिए उसको फ्रीडम नहीं मिलती, वो फ्रीडम खो देता है। और जो दूसरी तरफ जो अनमैरिड लोग हैं उनके पास फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है, वो पैशनेटली वर्क करते हैं, लेकिन उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उनके पास एक फैमिली नहीं होती, तो वो इर्रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होते हैं। इसी बात को मुख्तलिफ पहलुओं से उसने इस ऐसे में बताया है। इस ऐसे को जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब सबसे पहला जो पार्ट है वो है लिबर्टी एक अनमैरिड लाइफ की। दूसरा जो पार्ट है वो है अनरिलायबिलिटी ऑफ बैचलर, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है डिसिप्लिन इन ह्यूमैनिटी। चौथा जो डिस्कस करता है वो गुड हस्बैंड एंड वाइफ को, एप्ट टाइम फॉर मैरिज और फेल्ड हस्बैंड्स। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक पे उसने क्या बात की है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम देख लेते हैं, द लिबर्टी ऑफ एन अनमैरिड लाइफ, ठीक है। अनमैरिड ज़िंदगी जो है आपकी, गैर शादीशुदा ज़िंदगी, उसमें आपको क्या आज़ादियाँ हासिल होती हैं उसके बारे में वो बात कर रहा है। यहाँ पर ब्लू कलर में मैंने उसकी कोटेशन कोट की गई है सॉरी, कि जो बंदा जिसकी बीवी और बच्चे होते हैं उसको फॉर्च्यून्स, आगे कमाने के मौके उसके पास महदूद हो जाते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ करने के फिर काबिल नहीं रहता, उसके पास ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीवी और बच्चों की सूरत में मौजूद होती हैं। तो फ्रांसिस बेकन इस टॉपिक में, कौन सा टॉपिक है, लिबर्टी ऑफ एन अनमैरिड मैन, इस टॉपिक में वो क्या कहता है कि अनमैरिड मैन जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हैं। पहले जो कोटेशन कोट की गई है वो ये बता रही है कि जो मैरिड बंदा होता है उसके पास बीवी और बच्चों का ही इतना बर्डन होता है कि वो फिर ज़िंदगी में मज़ीद कुछ करने के काबिल नहीं रहता। और यहाँ पर अब अनमैरिड मैन को डिस्कस किया जा रहा है। वो फील करता है कि जो अनमैरिड लोग हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, पाबंदियाँ नहीं होती, और वो फ्री होते हैं कि वो बड़े बड़े मूव्स ले सकें और ज़िंदगी में, कल्चर में, सोसाइटी में बड़े बड़े चेंजेस लेके आ सकें। उसके मुताबिक जो है ह्यूमन हिस्ट्री को अगर हम उठा के देख लें तो ये एक सबूत है इस बात का कि जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं मुख्तलिफ पहलुओं के, ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में, साइंस में, आर्ट में, लिटरेचर वगैरह में, वो उन मर्द और औरत के थ्रू हुई हैं जो कि ज़िंदगी में मैरिज की पाबंदियों से आज़ाद थे। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स जो की गई हैं वो उन लोगों की तरफ से की गई हैं जो कि गैर शादीशुदा थे, उन पर अपनी ज़ाती ज़िंदगी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब आगे वो डिस्कस करता है कि जो वेल्दी सिंगल्स होते हैं, जो सिंगल हैं और साथ उनके पास अच्छा खासा पैसा भी है, तो वो बड़े दिल वाले होते हैं, तो वो चर्च में ज़्यादा देते हैं, यानी कि वो खुदा की राह में ज़्यादा देने वाले होते हैं। जबकि जो मैरिड बंदा होता है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली मेम्बर्स की, और जबकि बैचलर जो है वो इस तरह की पाबंदियों से आज़ाद होता है, इसलिए वो क्या करता है, वो वेल्दी सिंगल जो होता है वो ज़्यादा जनरस होता है, ज़्यादा खुले हाथ वाला होता है। दूसरी तरफ वो ये फैक्ट भी बताता है कि जो मैरिड मैन है जिसके बच्चे हैं, उसके बच्चे उसके लिए एक बड़ी मोटिवेशन होते हैं कि वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचे, कुछ करे, तो उसके बच्चे उसको तहरीक देते हैं, ठीक है। उसकी बीवी बच्चे, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर करने का सोचता है, कोशिश करता रहता है, ये चीज़ उसमें बेटरमेंट लाती रहती है। तो वो जो जो भी मैटर्स उसकी लाइफ में आते हैं, अच्छे या बुरे, वो उनकी ग्रेविटी को, इनकी सीरियसनेस को देखता है, यानी कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे मूव करता है। अब ये जो चीज़ है ये उसको एम्पावर करती है अपने कमिटमेंट्स के साथ, वो अपनी कमिटमेंट्स में ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है ताकि वो इम्प्रूवमेंट लेके आ सके अपने अंदर, अपने कल के अंदर, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतरी लाने की कोशिश करता है।
और इस तरह से वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इस हवाले से भी होता है कि वो फ्यूचर के कंसिक्वेंसेस को पहले देखता है। आज अगर वो कोई काम कर रहा है या वो सुस्ती का शिकार हो रहा है तो वो पहले देखेगा कि यार मेरे बीवी बच्चे हैं, कल को मैंने उनको देखना है। आज अगर मैं नहीं काम करूँगा, मैं नहीं कमाऊँगा, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, तो कल को मैं इन चीज़ों का क्या कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बेयर करने पड़ेंगे, और अगर मैं आज कुछ अच्छा करता हूँ तो वो कल को मुझे क्या फ़ायदा देगा। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को पहले देखता है और वो बच्चों के लिए और बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर को बनाने की ट्राई करता है। इसी सिलसिले में बेकन पॉइंट आउट करता है सिंगल लोगों को जो कि बाज़-औक़ात सुस्त होते हैं। कुछ लोग देखें, पहले उसने ऐसे सिंगल्स की बात की है जो कि ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, वो जेनरस होते हैं, लेकिन अब वो ऐसे सिंगल्स की भी बात कर रहा है जो कि होते तो सिंगल हैं लेकिन साथ वो सुस्त भी होते हैं, उनमें मोटिवेशन नहीं होती, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं ऐसा? क्योंकि उनके ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उन्होंने किसी को कमा के नहीं खिलाना होता, वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए उन्होंने कुछ करना होता है, कर लिया, नहीं किया, ना किया। तो वो लेथर्जिक होते हैं, अनमोटिवेटेड होते हैं और अपने टाइम को, एनर्जी को वेस्ट करते हैं, अपने बैचलरहुड का गलत फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि फ़ायदा ही नहीं उठाते। उनमें सेंसिटिविटी नहीं होती, वो चीज़ों की नज़ाकत को नहीं समझ सकते और ना तो वो प्रेजेंट में मौजूद मसाइल को समझ पाते हैं, ना ही वो फ्यूचर के जो ख़तरात हैं उनसे आगाह होते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, वो एक बेरहमी का लेवल दिखा रहे होते हैं अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लाइफ में लेकिन वो उनको इग्नोर कर देते हैं, वो उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते और वो अपने आप में मगन रहते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं। इस चीज़ का उनको कोई रिग्रेट भी नहीं होता। उनकी सुस्ती, काम ना करना, टाइम को वेस्ट करना, लापरवाह रहना, ये सब कुछ भी उनको रिग्रेट में नहीं डालता। ऐसे बैचलर्स को जिनके पास जिम्मेदारियां नहीं होती और वो बाय नेचर सुस्त होते हैं, तो वो उनको बैचलरहुड का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। बैचलरहुड का फ़ायदा उन लोगों को होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल हों, तो चलो उनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती लेकिन वो अपनी मुल्क और कौम के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर जाते हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है। लेकिन ऐसे बैचलर्स जिनके ऊपर घर की भी जिम्मेदारियां नहीं है और वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कुछ करने के बारे में, तो वो फिर आगे जो है ना अपने लिए नुकसान ही खड़ा करते हैं। फिर वो कहता है कि आगे ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी बीवी और बच्चों को बर्डन समझते हैं और अपनी जो फ्रीडम है और सेल्फिश डिज़ायर्स हैं उनके रास्ते में वो उनको रुकावट समझते हैं। ऐसे वेल्दी लोग भी हैं जो कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है लेकिन वो बच्चे पैदा नहीं करते क्योंकि उनको ये लगता है कि आगे जो है ना इनकी ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको कमा के खिलाना पड़ेगा, उनकी ज़रूरियात होंगी तो उनके जो है ना पैसे कम हो जाएंगे, उनकी दौलत, उनकी अमीरी में फ़र्क आ जाएगा। वो ये समझते हैं कि जो वाइफ एंड चिल्ड्रन जो हैं ये हैं बिल ऑफ चार्जेस हैं, यानी कि ये सिर्फ खर्चा है, खर्चा बढ़ाने वाली मशीनें हैं और कुछ भी नहीं है। तो वो मोस्टली ऐसे लोग क्या करते हैं, वो बच्चे पैदा करने से अवॉइड करते हैं। उनके लिए तौलीद यानी कि अपनी आबादी को बढ़ाना, अपनी नस्ल को बढ़ाना, उससे मुराद उनके लिए ये होता है कि उनके पैसे में, उनकी प्रॉपर्टी में ज़्यादा दावेदार बन जाएंगे। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना उनकी प्रॉपर्टी आगे डिवाइड होने लग जाएगी। तो फिर वो जो है ना फैमिली की नीड्स और बेनिफिट्स वगैरह को देखना और उनको फुलफ़िल करना उनको वो बोझ लग रहा होता है। तो कुछ मैरिड लोग इस तरह के होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन उनको बच्चे बोझ लगते हैं, इसलिए वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। उनके अंदर ये डर होता है कि वो अपनी दौलत को खो देंगे। जब एक लार्ज फैमिली की वो अपकीप करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसकी ज़रूरियात पूरी करेंगे तो उनकी जो दौलत है उसमें कमी आ जाएगी और उनकी जो ग्रीड है वो उनको बेहतर जजमेंट करने से रोकती है और उनकी सोच फिर इसी तरफ ही चली जाती है कि औलाद ना ही हो तो अच्छा है। ये हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया है ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ का, जिसका नाम था लिबर्टी ऑफ एन अनमैरिड लाइफ। ठीक है, अब ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, दी अनरिलायबिलिटी ऑफ बैचलर। कमारे के आप ऊपर जो है आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, इस बारे में ये है। यहाँ पर उसकी एक कोटेशन मैंने कोट की है कि अनमैरिड मैन आर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर्स, बेस्ट सर्वेंट्स, बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सब्जेक्ट्स। वो ये कह रहा है कि जो गैर शादीशुदा लोग होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे मास्टर्स यूँ कह लो कि जानी कि उनके अंडर काम करने वालों के लिए वो एक अच्छे जो है मास्टर होते हैं। ठीक है, वो अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छे होते हैं। बेस्ट सर्वेंट्स होते हैं, अगर वो कहीं पर एम्प्लॉई हैं, खुद काम कर रहे हैं किसी के अंडर, तो वो अच्छे सर्वेंट हैं, लेकिन वो हमेशा अच्छे सिटीज़न नहीं होते। सब्जेक्ट से मुराद ये है कि वो सिटी के लिए, अपनी स्टेट के लिए हमेशा अच्छे नहीं होते, अनरिलायबल वो ज़्यादा होते हैं। अब वो कैसे होता है यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेकन पॉइंट आउट करता है उन लोगों को जो कि सिंगल रहते हैं लेकिन वो ये समझते हैं कि मैरिज जो है वो सिर्फ उनकी बंदिशों में, रुकावटों में इजाफा करेगी, उनके ऊपर फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ डाल देगी, तो इस वजह से वो लोग सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी अजीब किस्म की सोच होती है कि सिंगल लाइफ जो है वो उनको प्रोटेक्ट करेगी, किस चीज़ से, उन जिम्मेदारियों से, उन ड्यूटीज़ से, उन स्ट्रेस से जिनसे जो है ना मैरिड लोग दो चार होते हैं। और वो अपनी खुद साख्ता इल्यूजन वाली ज़िंदगी में, यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुद ही ऐसे सोचा होता है भाई हम तो बड़ी अच्छी बेफिक्री वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये उनकी खुद साख्ता ज़िंदगी होती है जिसको वो फुलफिलिंग समझ रहे होते हैं। और उनको लगता है कि यार वो ना शादी के बंधन से आज़ाद हैं, तो वो जिम्मेदारियों से, बर्डन्स वगैरह से आज़ाद हैं। और वो हमेशा फिर जब वो शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं ना, तो फिर वो ज़िंदगी में हर किस्म की जिम्मेदारियाँ उठाने से भाग रहे होते हैं।
शादी की ज़िम्मेदारियाँ उनको कैद लग रही होती हैं, प्रिज़न लग रही होती हैं, तो वो कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागने वाले लोग होते हैं। इस वजह से जो ऐसे अनमैरिड लोग हैं जो कि शादी इसलिए नहीं करते कि उनके ऊपर शादी की ज़िम्मेदारियाँ आ जाएंगी और वो ज़िम्मेदारियाँ उनको आगे बाउंड कर देंगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना नहीं चाहते, तो वो ज़्यादातर जो है ना फ़रार होने वाले ज़्यादा होते हैं। यानी कि आप उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है। कोई काम आप उनको देंगे तो उसमें भी उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, उनमें फ़रार वाली चीज़ ज़्यादा होगी। काम किया, नहीं पसंद आया, उठ के भाग गए, छोड़ दिया, या फिर कोई गलत काम कर लिया और उसके बाद मुल्क से फ़रार हो गए, क्योंकि पीछे कौन सा बीवी बच्चे हैं जिनकी उनको फ़िक्र हो। तो ये भागने पर ज़्यादा जो है ना इनका माइल होता है जहन, इसलिए ये अनरिलायबल होते हैं। ये अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बेटर फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी टाइम होता है। उनके पास फैमिली तो होती नहीं जिसको उन्होंने टाइम देना हो, तो उनके पास अच्छा टाइम होता है जो वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकें, एज एम्प्लॉय दे सकें, ठीक है, एज बिजनेसमैन जो वो अपने बिजनेस में लगा सकें, अपने फ्रेंड्स को दे सकें। लेकिन वो जो है अनरिलायबल होते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो उनको ज़हनी तौर पर बाउंड कर सके कि यार मैंने कोई गलत काम करने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोचना है कि पीछे मेरी फैमिली है, ठीक है। उनके जो एम्बिशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, जॉब्स हैं, वही उनकी वाहिद फ़िक्र होती है। लेकिन उनकी जो एग्जिस्टेंस है उस सिटी में, उस जगह पर, वो उनके पास चूँकि कोई फैमिली का आसरा नहीं है, कोई फैमिली टाइप की चीज़ उनको बांधने वाली नहीं है, इसलिए वो भागने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। वो अनरिलायबल होते हैं, वो फ्लॉट करते हैं विदाउट एनी रूट्स टू ग्राउंड देम। वो फ्लॉट करें, वो तैर रहे होते हैं जिनकी कोई रूट नहीं होती जो कि उनको पकड़ के ज़मीन से बांध सके। इस तरह के लोग ज़्यादातर अनरिलायबल होते हैं। अब हम इसका अगला टॉपिक देख लेते हैं। इसी ऐसे में जो थर्ड टॉपिक उसने डिस्कस किया है, अ डिसिप्लिन इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी में डिसिप्लिन के बारे में वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने उसकी कोटेशन कोट की है ब्लू कलर में। अनमैरिड मैन मे बी मोर चैरिटेबल येट दे आर मोर क्रूअल एंड हार्ड हार्टेड देन मैरिड मैन। अब वो ये कह रहा है कि जो अनमैरिड आदमी हैं, जो अनमैरिड लोग हैं, वो ज़्यादा चैरिटेबल होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, ज़्यादा चैरिटी देते हैं, लेकिन उनका दिल सख्त ज़्यादा होता है। जबकि जो मैरिड लोग होते हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं नरमी और रहम पाया जाता है। उसकी रीज़न ये है ना कि उनको अपनी नरमी दिखाने के लिए कोई फैमिली मुयस्सर नहीं है। बच्चे हो ना, बच्चों से बंदा प्यार करता है तो उसके अंदर एक ना नरमी वाला गोशा पैदा होने लग जाता है। लेकिन जब उसके बच्चे नहीं है, उसने किसी के साथ अपना प्यार, अपनी जो रहम है वो एग्जिबिट ही नहीं किया, तो उसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ये वाले जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। बेकन डिस्क्राइब करता है कि हमें ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है ताकि हम जो है ना अपनी ऑनेस्टी को, अपनी ज़िंदगी में रीजनिंग को, फेयरनेस को ज़्यादा बढ़ा सकें। तो अब जज बनने के लिए कौन सा बंदा काबिल है, इस पर वो बात कर रहा है कि एक अनरिस्ट्रेंड अनएंकर्ड का मतलब ये है कि ऐसा बंदा जो कि ज़िम्मेदारियों से आज़ाद है। ऐसा बैचलर जो है अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, आपको पता नहीं है वो आगे क्या करेगा, मनचला हो सकता है, ठीक है। अपनी सोचों में वो अपनी बहाव पे चलने वाला हो सकता है, उसकी जजमेंट जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो जो मैरिड बंदा है वो एक जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से उठा सकेगा, क्योंकि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी कमिटमेंट के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, क्योंकि उसके पास एक बीवी है, एक फैमिली है जिसको उसने सिक्योर रखना है। इसलिए वो ज़्यादा केयरफुल होगा, ज़्यादा पेशेंट होगा, ठीक है। उसके अंदर बर्दाश्त थोड़ी सी ज़्यादा होगी, डिसीजंस अच्छी तरह से लेगा, ना कि ऐसा डिसीजन ले जिसमें गलती की गुंजाइश ज़्यादा हो, ठीक है। रैश जजमेंट नहीं लेगा, उसकी सोच में एरर कम आएगा। देखिए, गलती से पाक कोई भी बंदा नहीं होता, लेकिन वो ये कह रहा है कि चूंकि एक फैमिली होगी उस बंदे के पीछे, तो उसके अंदर उसकी सोच पर एक फैमिली का बहुत असर होता है। आई एम सॉरी। फैमिली जो है आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, फैमिली आपके अंदर एहसास पैदा करती है, फैमिली आपको बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी की ऊंच नीच। तो जो बंदा फैमिली वाला नहीं होता, उसके डिसीजंस प्रॉपर नहीं होते, उसके जजमेंट्स में एरर आ जाता है। तो इसलिए एक जज के तौर पर हमें वो बंदा ज़्यादा सूटेबल है जो कि मैरिड होता है, ठीक है। अब फिर आगे वो बात करता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की। तो वहाँ पर जो जनरल्स वगैरह होते हैं वो जब अपने लोगों को जोश दिला रहे होते हैं, तो वो बात ही किसकी करते हैं कि हमने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। अपने सोल्जर्स से बात करते हुए वो फैमिली को मेन मोटिव बना के रखते हैं। तो जो मैरिड सोल्जर्स हैं वो ज़्यादा कमिटेड होते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी बीवी बच्चों को। ज़ाहिर है जो बंदा अपने बीवी बच्चों के साथ होगा उनकी सिक्योरिटी का ख्याल करेगा, इसी तरह से वो कंट्री की भी सिक्योरिटी का ख्याल करेगा। उसके अंदर एक सेंस पैदा होगी कि मैंने सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, आई एम द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सिक्योरिटी, ठीक है। अब आगे जो है शिवलरी यानी कि ये जंग और जदल वगैरह के जो आइडियल वर्चुअस हैं, पैट्रियोटिज़म है, ठीक है, ड्यूटी है, ये सब कुछ जो है सोल्जर्स के अंदर इनकरेज किया जाता है ताकि वो बैटल फील्ड में जाएं, और ऐसा ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो कि मैरिड होते हैं। बेकन ऑब्जर्व करता है कि जो तुर्कियों की आर्मी है वहाँ पर ज़्यादातर अनमैरिड सोल्जर्स हैं, और वो फिर ज़्यादा क्या करते हैं, वो मिलावट करते हैं, गलत काम करते हैं, ठीक है। और जब कोई जंग वो जीत जाते हैं तो जो डिफीटेड अपोजिशन आर्मी होती है उनके साथ वो बड़ा तहकीर आमेज़ रवैया अपना रखते हैं प्रिजनर्स के साथ भी। तो क्योंकि वो बैचलर्स होते हैं, अनमैरिड होते हैं वो जो सोल्जर्स होते हैं, तो इसलिए जो उनका बिहेवियर होता है इंटरनेशनली दूसरी आर्मी के साथ या अपने लेवल पे भी वो कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वो ये बता रहा होता है कि दे आर अनमैरिड।
ठीक है। इस वे में हैविंग अ वाइफ एंड चिल्ड्रन आर नेसेसरी रिस्ट्रेंट्स, तो फिर बच्चे होना और बीवी होना ये ज़रूरी हथकड़ियाँ हैं, ये ज़रूरी रुकावटें। ये रुकावटें तो आपको लगती हैं, लेकिन ये ऐसी रुकावटें हैं जो आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, ताकि आप एक हैवानी रवैये से निकल आएँ, आपके अंदर जो है ना नीचपन ना आए, और आप इंसानियत और ह्यूमैनिटी को समझ के चल सकें। तो जो बीवी और बच्चों का होना जो है, ये आपको नफ्सियाती मसाइल से भी बचाता है और आपको जानवरों वाले बिहेवियर अपनाने से भी बचाता है। ठीक है। आगे वो कहता है कि जो मैरिज है ये एक लविंग होम को इस्टेब्लिश करती है। सिंगल बंदे जो हैं वो रिच हो सकते हैं, हर रोज़ वो रिच हो सकते हैं, वो चैरिटी भी कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है सिंपैथी और सेंसिटिव साइड जो है कंपेनियनशिप की, वो उनके अंदर नहीं होती, क्योंकि उनको कोई ऐसा साथी मुयस्सर नहीं होता। तो इसलिए उनको ना तो इस चीज़ की सेंस होती है और ना ही ये चीज़ उनके अंदर पैदा हुई होती है। अगर एक बंदे के बीवी बच्चे उसको मोरल अंडरस्टैंडिंग बताते हैं, एक इंसान के जो बीवी बच्चे होते हैं वो उसको बिहेवियर और अपने लिमिटेशंस की मोरल अंडरस्टैंडिंग सिखाते हैं, यानी कि उसको एथिक्स जो है वो एक फैमिली से पता चलती है। फैमिली हो इंसान की तो उसमें एथिक्स ज़्यादा होते हैं, और बैचलर्स में इस तरह की चीज़ नहीं होती, उनमें करप्शन ज़्यादा होती है, वल्गर सोचें ज़्यादा होती हैं, और उनमें जो है ना झगड़ालू फितरत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास फैमिली नहीं होती जिसकी वजह से वो ये सब चीज़ें सीख सकें। तो उनमें एक नीड एंड एबिलिटी टू एवेल्यूएट मॉरल सिग्निफिकेंस एंड करेक्टनेस ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्शन, तो उनके अंदर एक जो है मॉरल सपोर्ट बहुत कम होती है, मॉरली वो चीज़ों को कम सोचते हैं, तो उनकी सोच और एक्शंस जो है उसमें करेक्टनेस बहुत कम पाई जाती है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है इसी ऐसे का, वो है गुड हस्बैंड एंड वाइफ। ऐसे बंदे जो कि एथिक्स वाले हों, अच्छे मॉरल्स वाले हों, वो अच्छे हस्बैंड्स बनते हैं। वो जो है बेवफाई नहीं करते, अपने पार्टनर के साथ अपनी शादी में लॉयल रहते हैं। यहाँ पर बेकन एग्जाम्पल देता है यूलिसिस की। ये जो है ना एक हिस्ट्री का एक कैरेक्टर है जिसने अपनी बीवी को वैल्यू दी इमॉर्टल लाइफ से, यानी कि उसको ऑफर की गई थी या तो तुम हमेशा के लिए ज़िंदा रह लो या तो तुम अपनी वाइफ के साथ रह लो, तो उसने हमेशा की ज़िंदगी पर अपनी वाइफ को फोकियत दी थी। तो इसी तरह वो ये कहता है कि जो औरतें होती हैं जो कि पाक दामन होती हैं, वो अपनी सेंस ऑफ प्योरिटी को सलामत रखती हैं, और उनको यहाँ पर उसकी कोटेशन कोट की गई है कि वो जो पाक दामन औरतें होती हैं उनको फिर अपनी पाक दामनी पर गुरूर भी होता है, यानी कि उनके अंदर एक गलत तरह का गुरूर नहीं कह सकते इसको, यानी कि उनको सेंस ऑफ रियलाइजेशन होती है उनमें कि हम पाक दामन है, और वो उसको संभाल के भी रखती हैं। वो फिर हर मर्द से फ्री नहीं होती हैं और वो अपना दामन दागदार नहीं करती हैं। उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, वो अपनी बॉडी को वैल्यू देती हैं, ठीक है, और उसको जो है पाकीज़ा समझती हैं। सिर्फ उसको जो है ना जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने का गोश्त पोश्त का टुकड़ा नहीं समझती हैं, बल्कि वो उसको सेक्रेड बॉडी अपनी समझती हैं, अपनी बॉडी को, और उसको वो वैल्यू देती हैं। तो जो औरतें होती हैं चेस्टिटी वाली, वो उनको अपनी वर्थ का पता होता है, और उनके जो हस्बैंड होते हैं वो भी फिर उनके साथ लॉयल होते हैं, उनको भी उनकी वर्थ का पता होता है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं, अगर मियाँ बीवी दोनों मॉरली अच्छे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अच्छे चलते हैं, उनका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होता है और उनमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप में जेलसी की बुराई आ जाए तो फिर उनका जो बॉन्ड है वो कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि बीवी को अपने शौहर पर अगर ट्रस्ट नहीं होगा और या शौहर को अपनी बीवी पर ट्रस्ट नहीं होगा, तो फिर उनका जो रिलेशनशिप है वो ख़राबी का शिकार हो सकता है। ठीक है। ये भी हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं इस ऐसे के। अगला पॉइंट अभी हम देख लेते हैं। ये वाला ऐसा थोड़ा सा लंबा है इसलिए टाइम ले रहा है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है इसी ऐसे में वो डिस्कस करता है कि शादी के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। अब वो बता रहा है कि जो बीवियां हैं, यहाँ पर मैंने कोटेशन कोट की हुई है, बीवियां जो हैं वो जवान बंदे के लिए मिस्ट्रेस होती हैं, यानी कि उसको जिस्मानी प्लेयर वो फ्राहम करती हैं। मिडिल एज वाले बंदे के लिए वो साथी होती हैं, उनके दुख सुख की साथी होती हैं। और जो ओल्ड मैन होता है, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, तो फिर बीवियां क्या होती हैं, उसकी नर्स होती हैं, यानी कि वो जब बीमार होता है तो उसका टेक केयर करती हैं। बेकन जो है एक बीवी के डिफरेंट रोल्स को पॉइंट आउट करता है इंसान की ज़िंदगी में। जब वो जवान होता है, वो पैशनेट होता है, तो वो उनकी बीवियां बन जाती हैं। वो उनको नफसानी तौर पर खुशी फ्राहम करती हैं, प्यार करती हैं डिवोशन के साथ, ठीक है, और उनके साथ रहकर बंदे को स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। जब वो मिडिल एज में पहुंचता है तो फिर वो उसके अच्छे बुरे टाइम की साथी हो जाती हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है, चाहे कामयाबी आए चाहे नाकामी आए, फिर वो बीवी जो है उसकी वहाँ पर साथी बन जाती है। वो उसकी स्ट्रेंथ का एक कांस्टेंट पिलर बन जाती है, ठीक है, कि जिसके साथ से उसको ताकत मिलती है। और जब वो बंदा बूढ़ा हो जाता है और वो वीक हो जाता है, फिर बीमारियों का शिकार हो जाता है, तो फिर वो उसके लिए नर्स बन जाती है, उसका ख्याल रखने वाली बन जाती है। वो उसको हर अच्छे बुरे में जो है ना उसका ख्याल रखती है, उसको नरिश करती है। तो बेकन यहाँ पर ये कहता है कि डिसाइडिंग करेक्ट टाइम फॉर मैरिज जो है ये ट्रिकी हो सकता है, कि कब आपको शादी करनी चाहिए, ये डिसाइड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। क्योंकि जब कोई जो है ना यंग होता है तो फिर उसको सिर्फ जिस्मानी प्लेयर से ताल्लुक़ होता है, तो वो कहता है कि इंसान को इतना सिर्फ ये सोच के कि सिर्फ जिस्मानी प्लेयर मुझे मिलेगा, ये देख के उसको इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है ना वो नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा उसको होश और हवास से एक फ़ैसला लेना चाहिए।
क्योंकि शादी में कमिटमेंट होती है, डिवोशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इंसान को ना एक ऑपर्च्यून टाइम के लिए वेट करना चाहिए। और दूसरी तरफ ऐसा बंदा जो कि बहुत बूढ़ा हो गया है, वो सफरिंग कर रहा है यानी कि बीमार हो गया है, तो उसको फिर शादी के लिए भागना नहीं चाहिए, चाहे उसको कोई ब्यूटीफुल यंग लेडी मिल रही हो। क्योंकि जब कोई बंदा बूढ़ा हो जाता है तो फिर बुढ़ापे में अपने प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ होते हैं, तो फिर अनवांटेड सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं। और वो इसको फिर बड़े तरीके से यहाँ पर कोट करता है कि शादी कब करनी चाहिए, अ यंग मैन नॉट येट, एक जवान आदमी को अभी नहीं, एंड एल्डर मैन नॉट एट ऑल, और एक बूढ़े आदमी को कभी नहीं। और इसी जो कोटेशन है उसको हम थोड़ा सा दूसरे सेंस में भी समझ सकते हैं कि शायद वो यहाँ पर मजाक के सेंस में ये बात कर रहा है कि शादी कब करनी चाहिए, जवान बंदे को अभी नहीं, और जब वो बूढ़ा हो गया कभी भी नहीं। तो ये दो मतलब इस बात के बन सकते हैं। अब जो है हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो दी फेल्ड हस्बैंड्स हैं। यहाँ पर वो ये कहता है कि जो बुरे हस्बैंड्स हैं उनकी अच्छी बीवियाँ होती हैं और जो अच्छे हस्बैंड्स हैं उनकी बुरी बीवियाँ होती हैं। बेकन फील करता है कि बाज़ों का जो है ना जालिम और क्रूएल जो बंदा होता है उसको बड़ी जनरस, बड़ी नोबल बीवी मिल जाती है, और ये जो बीवियाँ होती हैं ये बड़ी हार्डशिप्स को बड़ी खुशी से फेस करती हैं और हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एफर्ट लेती हैं जिससे उनका हस्बैंड जो है वो खुश हो जाए। वो डिवोटेड होती हैं, कमिटेड होती हैं अपनी मैरिज को बचाने के लिए, चाहे उनको जो मर्ज़ी कुर्बानियाँ देनी पड़े, पेन से गुजरना पड़े इस प्रोसेस में। लेकिन जो उनके हस्बैंड होते हैं वो इस चीज़ को वैल्यू नहीं करते, तो ये जो चीज़ है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है। इसी तरह जो है ना दूसरी तरफ ये होता है कि मोस्टली हस्बैंड्स अच्छे होते हैं लेकिन बीवियाँ उनकी एफर्ट्स को जो है ना वैल्यू नहीं देती। तो ये जो इनएबिलिटी है वैल्यू करने की अफेक्शन एंड केयर ऑफ़ देयर वाइव्स एंड वाइस वर्सा, कि बीवियों की एफ़र्ट्स और केयर को एप्रिशिएट करना हस्बैंड का, और हस्बैंड की एफ़र्ट्स को एप्रिशिएट करना बीवी का, अगर ये आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में फेलियर है। आप फिर बीइंग ह्यूमन बीइंग भी आप फेल हैं और बीइंग हस्बैंड भी आप वहाँ पर फेल हैं। तो बेकन ऐसे हस्बैंड्स को सजेस्ट करता है कि आप अपने आवारा रास्तों से वापस आ जाएं और अपनी मोहब्बत करने वाली बीवियों की कदर करें। और यही बात जो है मर्दों पर भी लागू होती है, क्योंकि यहाँ पर जो उसने कोट किया है कि बुरे हस्बैंड्स की अक्सर अच्छी बीवियाँ होती हैं और अच्छे हस्बैंड्स की बुरी बीवियाँ होती हैं। तो चाहे ज़िंदगी में हस्बैंड अच्छा है, बीवी बुरी है, बीवी अच्छी है, हस्बैंड बुरा है, दोनों को कोऑपरेट करके चलना चाहिए, एक दूसरे की एफर्ट्स को वैल्यू करना चाहिए। तो इस ऐसे में ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ में जो हमने की पॉइंट्स देखे वो ये था कि मैरिज और सिंगल लाइफ को उसने कंपेयर किया है, डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट लेंसेज लगा के उसने डिस्कस किया है। ठीक है, वो प्रोज एंड कॉन्स हमारे सामने रखता है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मैरिज की, और किस तरह से ये सोसाइटी में देखी जाती है और किस तरह ये एक इंडिविजुअल की लाइफ को इफेक्ट करती है। ठीक है, वो बर्डन्स और लिमिटेशंस बताता है मैरिज लाइफ के, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या करता है, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि एक बंदे को शादी करनी चाहिए, कि शादी एक इंसान को असली इंसान बना देती है। और बेकन इंसिस्ट करता है कि जो बंदा फैमिली वाला होता है वो अच्छे दिल वाला होता है और ये उसको डिसिप्लिन सिखाती है। और जब एक बंदे की शादी नहीं हुई होती, वो सिंगल होता है, तो फिर वो ज़्यादा जालिम होता है, ज़्यादा लापरवाह होता है। इस ऐसे को एंड हम यहाँ पर उसकी कोटेशन से कर रहे हैं कि अगर मैरिज जो है वो इंसान को ह्यूमनाइज करती है, इंसान को इंसान बना देती है, और सिंगल लाइफ जो है वो उसको लापरवाह बना देती है, लेकिन हमेशा ऐसा ट्रू भी नहीं होता। हो सकता है कि एक सिंगल बंदा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि एक शादीशुदा बंदा इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करे। तो ये हमारा ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पर आपको ये नोट्स PDF में मिल सकते हैं। ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।